नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, तब से ही यहाँ पर पूरी यूटी में जो है एक राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। विभिन्न पार्टियों में काफ़ी अलग अलग तरह के यहाँ पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी एक घटना देखी गई कि यहाँ पर जम्मू सूबे के दो बड़े दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया, जो एनसी पार्टी से कई दशकों से जुड़े हुए थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आखिर क्या वजह रही होगी या क्या ऐसी कारण रहे होंगे और एनसी का जो जम्मू में अब किस तरीके से एक प्रभाव रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जो हैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्टिंग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री रतनलाल गुप्ता जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सर, जो अभी हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो बड़े लीडर जो हैं, खास करके देवेंद्र सिंह राणा की मैं बात करूंगा, उन्होंने बीजेपी का जो है दामन थाम लिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब क्योंकि वो चले गए हैं, आए भी वो गए भी वो, ख़त्म फसाना हो गया। आए थे चले गए, अब उस पर हम ज़्यादा कमेंट करें मुनासिब नहीं रहेगा। ये उनकी पर्सनल बात थी कि वो आए और फिर चले गए, ये वही बता सकते हैं कि क्यों आए और क्यों चले गए। ऐसा कहा जा रहा था कि शायद पार्टी में कुछ लोगों से या बड़े सीनियर कुछ लीडर हैं या हाई कमांड के साथ कुछ उनके जो आइडियोलॉजी जो इस समय वो सोच रहे थे जम्मू को लेकर, उससे कोई उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था, जिससे कि शायद वो खफा थे, जो एक बड़ी वजह बनी कि उन्होंने शायद अपनी एक जो ट्रैक को बदलने की कोशिश की। देखिए, जो मैं समझता हूँ कि जितना प्यार नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों से उनको मिला, शायद ही किसी पार्टी में किसी वर्कर को मिला हो। और दूसरी बात ये कि उससे पार्टी को आप कहें कि भाई नुकसान पहुंचा है, ये बात दुरुस्त नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी एक तहरीक है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे ऐसे तूफानों से बाहर निकाला जो आपने इतिहास गवाह है उसके लिए। 1937 के बाद जहाँ आप किसी गांव में चले जाते थे, लोग बिना दवाई के मरते थे, 2 बूंद पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं थी, सब्जी नहीं थी नहीं। ये जम्मू कश्मीर की हालत थी। एजुकेशन का नामो निशान नहीं था, कहीं हॉस्पिटल नहीं था। ये जम्मू कश्मीर की हालत उस वक्त। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जनाब शेख साहब ने ये देखा, उन्होंने कहा मुझे अब, मैं वो पढ़े लिखे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करके आए थे, उन्होंने कहा मैं लोगों की खिदमत करना ज़्यादा पसंद करूँगा और लोगों को इन परेशानियों से बाहर निकालूंगा। उन्होंने जो जदोजहद शुरू की, एक तहरीक शुरू की और वो चलते ये लोग कारबान बनता रहा। लाखों की अब नेशनल कॉन्फ्रेंस लाखों लोगों के ये जमात बनी हुई है आपके सामने। और जब भी कोई वक्त आया, हालांकि जेल गए, कई अप्स एंड डाउन देखे, लेकिन लोगों का साथ नहीं उन्होंने छोड़ा। और लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो प्यार नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, जो प्यार नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को दिया, शायद ही किसी तहरीक में या किसी पार्टी में किसी वर्कर को किसी लीडरशिप से मिला, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। एक ये भी बात सुनने में आ रही थी, उनकी काफ़ी स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे कि वो जिस तरीके से कश्मीर डिक्लेरेशन एक तरह से चल पड़ा था और इसी तरह से एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी एक अलग से उन्होंने एक वहाँ के लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया कि वहाँ की लीडरशिप ने कि वहीं की सिर्फ बात करेंगे और किसी की नहीं। इसी तरह की इसी पाथ पर चलते हुए जम्मू को लेकर भी उन्होंने एक अपना एक स्टेटमेंट है कि जम्मू डिक्लेरेशन फिलॉसफी पर वो चलना चाहते हैं। शायद वो एक वजह है कि जो शायद एनसी से थोड़ी सी अलग थी, जिस वजह से उनको जो है एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और एक कारण हो सकता है कि जिससे उन्होंने इस पार्टी का से अलग होना ठीक समझा। देखिए, आप बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं यहाँ, और जम्मू कश्मीर के अंदर आपका नाम है, पेपर का भी नाम है। जहाँ तक जम्मू डिक्लेरेशन की बात वो कर रहे हैं, आपने देखा है वो डिक्लेरेशन या कभी आपकी अखबार में भी छपा है?
या किसी लोगों को पता है कि जम्मू डिक्लेरेशन क्या है? कोई डिक्लेरेशन नाम की चीज़ है ही नहीं। वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि साहब जम्मू के मसलों के लिए मैं वो शायद ये कहना चाहते हैं कि इस फिलॉसफी पर वो चलने चाहते हैं, चाहे उसमें वो दूसरों को भी साथ में अपने लाना चाहेंगे, लेकिन जम्मू सूबे में जितने भी जो मिसाइल्स हैं, जो उनके जो इश्यूज़ हैं, सिर्फ उनको लेकर ही वो आगे बढ़ेंगे। सिर्फ अभी आगे आप सही कह रहे हैं कि हालांकि किसी तरह का कोई वाइट पेपर इस पर उन्होंने कभी लाया नहीं है, बट एक उनकी ये सोच थी। उनको किसने मना किया? मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए वो जम्मू के प्रांत के प्रधान थे, उनको रोका कि आप जम्मू के काज के लिए नहीं फाइट करें। बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने हमेशा कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये हदायत हैं कि जम्मू के काज के लिए आप खड़े हो जाइए, जम्मू के प्रॉब्लम्स के लिए आप लड़ें, जम्मू के लोगों के दुख तकलीफ़ों के मसाइल को आगे लेके चले। किसी ने नहीं रोका। मैं नहीं समझता कि कभी किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कहा हो कि साहब आप जम्मू काज के लिए नहीं लड़ें। ये बात गलत है। अगर आप कहें कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है और ये आप, ठीक है, मैं समझता हूँ चंद दिनों में या चंद महीनों में आपको जम्मू का प्यार उमड़ा है आप में, आप करिए जम्मू की सेवा, हम कौन मना करता है। जो बीजेपी वाले हैं, जो वहाँ जम्मू के ठेकेदार हैं, अगर उनसे आप ज़्यादा कर सकते तो करिए, आपको मुबारक है। लेकिन वो बीजेपी वाले भी कहते हैं साहब हम जम्मू के ठेकेदार हम ही हैं और कोई है नहीं, तो उसमें और इजाफा हो गया, दो साथी और उनको मिल गए ये बात कहने के लिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मैनिफेस्टो है कि जम्मू के काज के लिए, जम्मू के लोगों के, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे इंडस्ट्रीज हों, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ हों, चाहे डेली वेजर हों, चाहे सड़कों का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो जम्मू के लोगों का, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसके लिए लड़ेगी और लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। बीजेपी ने जिस तरीके से जो है लोगों के साथ वादे किए थे कि 5 अगस्त के बाद जैसे यूनियन टेरिटरी जब बन गई कि हम जम्मू को, हालांकि पूरे संभाग की बात करते हुए कहा था जिस तरीके से ये पिछड़ा डेवलपमेंट को लेकर और चाहे नौकरियों को लेकर, हम उसको बिल्कुल जो है ट्रैक पर ले आएंगे, ठीक करेंगे। लेकिन बाद में ये देखा गया कि बीजेपी से लोग बड़े खफा रहे और ख़ास करके जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेसमैन कम्युनिटी, ट्रेडर्स, चाहे रिटेलर्स हों। हाल ही में आपने देखा होगा कि जैसे वाइन शॉप ट्रेडर्स के जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए और जो अब रिलायंस को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आम ट्रेडर्स को बहुत बड़ा नुकसान होने का जो है आशंका है। इस सिचुएशन में जब बीजेपी लोगों को रिलीफ देने की बजाय उनके लिए मुश्किलात बढ़ाती जा रही थी, उसके बाद राणा साहब का उसी पार्टी में जाना बीजेपी में, क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक मसला है या कुछ अपनी को पर्सनल मजबूरी थी, कुछ बिजनेस को लेकर कि ये शायद एक कारण बना हो कि उनको अपना इस तरीके से रास्ता बदलना पड़ा? देखिए, जहाँ तक बीजेपी वालों ने जो वायदे किए थे जम्मू के साथ, वो जम्मू के लोग खुद कह रहे हैं। आपने देखा जो बंद हुआ पिछले दिनों में जम्मू के अंदर, बेसिकली जम्मू बीजेपी वालों ने ही वो बंद करवाया। हमसे तो ट्रेडर कम्युनिटी आई, चैम्बर वाले आए कि हमें मदद कीजिए, हमने कहा हम पूरी सपोर्ट करेंगे। ये है जम्मू के अंदर टूरिज़्म, ट्रेडर्स का जो काम है, अनएम्प्लॉयमेंट, किसानों की परेशानी है, इंडस्ट्रियों की परेशानी है, जितनी भी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए बीजेपी ने वायदे किए थे, लेकिन वो कोई भी वायदा उन्होंने से पूरा नहीं किया। 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहते थे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी। 8% थी अनएम्प्लॉयमेंट, आज 18% पे पहुंची। बच्चे डिग्रियों को लेकर दरबदर हो रहे हैं सड़कों पे। पिछले दिनों में छोटी सी नौकरी, चपरासी की नौकरी के यहाँ फार्म निकले, उनमें 80% जो है ग्रेजुएट थे, PhD थे, MPhil थे। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मोस्ट एजुकेटेड पर्सन PM की पोस्ट के लिए खड़े थे। आप ये अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का वायदा दिया था लोगों को। आप कहते थे ट्रेडर्स यहाँ जम्मू के अंदर बेहतरीन ट्रेड चलेगा, और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो ट्रेडर्स बेचारे छोटे ट्रेडर्स हैं उनको तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। रिलायंस के 100 के करीब आप यहाँ आउटलेट खोलने जा रहे हैं। आप कहते हैं नहीं, रिलायंस वाले ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई
हम नहीं ये कर रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं। आपसे उन्होंने झूठ बोला सीखा। यहाँ रिलायंस वाले ये खोलेंगे क्योंकि उनकी पॉलिसी अडानी, अंबानी और इस किस्म के जो खरबापति लोग हैं, ये उनको मदद करने की पॉलिसी है इनकी। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। मजदूर, बुरी हालत है मजदूरों की, लेबर की। किसी कोई एक सेक्शन मुझे आप बता दीजिए कि एक सेक्शन इस सरकार से खुश है? कोई कुछ नहीं। अब जैसे वाइन शॉप वाला इशू हुआ था, उसमें एक तरह का ये भी एलिगेशन लग रहे थे कि बाहर के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको यहाँ लाकर यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको एक डिस्ट्रॉय करने का एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी। और साथ ही उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट देखने की, जो इससे जुड़े हुए और भी बिजनेस थे, जैसे बार और रेस्टोरेंट वाले थे, उनको पहले एक बार एनओसी लेनी पड़ती थी, लेकिन आजकल हर साल का उन्होंने एक प्रोसेस करके इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि उनको इस प्रोसेस से निकलने में ही इतनी मुश्किल हो रही है। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? आप इस बारे में क्या कहें? देखिए सर, ये तकरीबन 20,000 के करीब कुंबा था, फैमिली, और पिछले कई सालों से ये यही बिजनेस करते आ रहे थे, शराब का काम करते थे, और 2 टाइम की रोटी उनको नसीब होती थी बेचारे। क्या, लेकिन उस ट्रेड को भी तबाह बर्बाद किया इस सरकार ने। सरकार आप अंदाजा लगाइए कि उनके लाइसेंस कैंसिल करके आपने माफिया लोगों को यहाँ लाया, और उन लोगों ने यहाँ क्या किया है? जो 2-4 लाख जिसकी कीमत थी, 2-2 करोड़ रुपया एक दुकान की उन्होंने बिड दी। आप मुझे बताइए, आप अंधे हैं? आपको पता नहीं चलता कि 2 करोड़ रुपया एक दुकान की सेल नहीं होती? वो आपको क्या देगा, कैसे देगा? मुझे बताइए आप। ये देखिए, बड़ा दुख की बात है। तो फिर वो यार ही बेचेंगे। सरकार कहती थी कि नहीं, हम ट्रेडर्स के साथ हैं, लेकिन जब भी ये बिज़नेस कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी बिज़नेस से जुड़ी हुई हो, कोर्ट में जाती है ऐसे इश्यूज़ को लेकर, लेकिन वहाँ पर सरकार के ही वकील आकर उसको अपोज़ करने के लिए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सरकार का काम ही ये है कि जिस ढंग से यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, टूरिज़्म का है, आप अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू में कितने पोटेंशियल एरियाज़ हैं, कितनी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे। आप सन्नासर गए हैं कभी? हालत देखिए वहाँ। मानसर गए हैं कभी? हालत देखिए। यहाँ सुरुईसर गए हैं आप? हालत देखिए। मतलब पत्नी टॉप या दूसरे हमारे अच्छे अच्छे, एक से एक अच्छा हमारा ये टूरिज़्म का स्पॉट है, लेकिन वहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जब बीजेपी की हर तरफ जो इतनी अपोजिशन हो रही है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल खरा नहीं उतर पाई, देवेंद्र सिंह राणा का बीजेपी में जाना, क्या उनको लगा कि जिस तरीके से वो हमेशा बीजेपी के अपोज ही करते रहे कि बीजेपी अपने वायदों पर जो है बिल्कुल पूरी तरह से फेल रही है और अल्टीमेटली वो उसी पार्टी में चले जाते हैं? ऐसे में क्या लगते हैं कि लोगों के साथ क्या एक धोखा नहीं? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये उनकी पर्सनल बात है, वो क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, क्या बात थी जिसको लेके वो गए हैं, उनकी इस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, लोग इस वक्त जिस बुहरान से गुजर रहे हैं, जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिन दिक्कतों से दो चार हैं, शायद इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। कोई भी तबका आप लगा लीजिए, जहाँ भी आप जाएंगे, रो रहे हैं लोग, जिन्होंने रोष जो है, ये पिछले जो एजिटेशन हुई है, जो बंद हुआ है, अपना रोष प्रकट किया है लोगों ने। उन्हें कहा आपने धोखा दिया है हमें, आप लोगों को बरगला रहे हैं, क्यों आप लोगों को धोखा दे रहे हैं? ये उनका कहना था, हमारा नहीं। हमने क्या, इलेक्शन हुआ है जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, वहाँ इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, बीजेपी वाला, तीसरे नंबर पे वो आया। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको यहाँ से पता लग जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये सेटबैक उनको मिला जो बीजेपी को, उनकी टांगें कांप गई, सेंटर तक हिल गया कि जम्मू जैसी जगह पे, जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनका तीसरे नंबर पे बंदा आ रहा है और वो हार गए हैं बुरी तरह। उसके बाद यहाँ जो ये बंद हुआ है, उनके लोगों ने किया और उन्हीं के लोगों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये बातें जो हैं छुपी ढकी थोड़ी हैं।
लोग आज देखते हैं साहब, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमारी हालत जो है, जो हमें कुछ दो पैसे मिलते भी कमाई के थे, वो भी आप हमारे तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बुरी हालत हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट थी, कितनी खुशनुमा स्टेट थी, जिसको लोग कहते थे ये तो स्वर्ग है, आज उसकी हालत आपने स्टेट से यूटी कर दी है। कभी सुना है आपने कहीं दुनिया में या कहीं हिंदुस्तान के अंदर कि स्टेट को यूटी किया गया? हम तो ये सुनते थे यूटी को स्टेट किया गया, लेकिन स्टेट को यूटी कभी नहीं किया गया। जिस भारत माँ के नारे आप लगाते हैं, भारत माता की जय हो, उस माता का, उस भारत माता का मुकुट को आपने हाथ डाला है और उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं। ये बात जो है, मैं जो समझता हूँ मुनासिब नहीं। मेरा आखिर में आपसे ये प्रश्न रहेगा कि इन सब घटनाक्रम के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू रीजन में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए किस तरीके से जो है अब काम करेगी, या क्या उसकी एक स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, हमारी लीडरशिप की तरफ से पहले भी हमें हदायत है और अब भी यही हुक्म है उनका कि हम लोगों के साथ जुड़े, लोगों की दिक्कतों को, लोगों की परेशानियों को, लोगों के जो मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए उनके साथ जुड़ें। और हमारे वर्कर जो हैं, मैंने जैसे पहले कहा, ग्रास रूट लेवल तक ये पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसकी शाखाएं हैं, यूनिट्स हैं। आप ये वाहिद पार्टी है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर खित्ते में, हर कोने में, हर दूर दराज इलाकायात में, हर जगह में, हर देह में, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कारकुन आपको मिलेगा और किसी पार्टी का नहीं होगा। जो आप देखेंगे, जो बीजेपी यहाँ दावा करती है, कश्मीर के अंदर चले जाइए, कहाँ हैं इनके कारकुन, कौन है इनके साथ? कितनी सीटें उन्होंने डीडीसी की जीती हैं यहाँ? कितनी सीटें उन्होंने डीडीसी की जीती हैं यहाँ पे? आप मुझे बताइए, कश्मीर के अंदर कितनी सीटें जीती हैं? क्या दावा करते हैं ये सरकार बनाने का? क्या स्ट्रेटेजी है वो? क्या प्लानिंग है वो? ये सब झूठ की बातें हैं, जुमलाबाजी करते हैं। जुमलाबाजी से बात नहीं बनती। हकीकत आप करें, लोगों को पता चले कि आप हकीकत की बात कर रहे हैं, आपके इंसाफ देने की बात कर रहे हैं। आप किसी लोगों को बरगलाने की नहीं, बल्कि उनके साथ चलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये लोग धोखा दे रहे हैं और लोग ज़्यादा देर धोखा सहेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। आप कश्मीर में चले जाइए, जो हालत बनी हुई है आपके सामने। आप कहते थे कि आज तो हालत यहाँ तक हो गई, आप बॉर्डर के इलाके में चले जाइए, क्या हालत बनी हुई है हमारी। अभी आप परसों, कल का ही वाक़या, परसों का आप देखिए, पुंछ के अंदर हमारे 5 वीर जवान शहीद हुए। देखिए, इनको पॉलिसीज़ को रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए और इनको सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे हमें डील करना चाहिए। ये आपने पिछले हफ्ते आपने देखा, 72 घंटे के अंदर 7 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और सिविलियन इनोसेंट लोगों की किलिंग हुई है। आपको पॉलिसी सोचनी चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि हम टेररिस्ट जो हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं अपनी जगह, लेकिन आपको अपनी पॉलिसीज़ की, अपनी एजेंसीज को आपने मजबूत करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है लोगों की हिफाजत करना, सिविलियन की हिफाजत करना, उनके जानो माल की हिफाजत करना। और किस ढंग से हो रही है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ये निंदनीय है। इस बात को आपने बड़ी संजीदगी के साथ लेके चलना चाहिए कि रियासत को हमने कैसे डील करना है, जम्मू कश्मीर को हमने कैसे डील करना है। सर, अर्ली टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे एक्टिंग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी। इन्होंने काफ़ी डिटेल में जो है इस इशू के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आने वाले समय में और जो है काफ़ी सुदृढ़ होकर उभरेगी और काफ़ी अच्छा जो है आने वाले इलेक्शंस में